गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन पाठ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 11th में हम 2 लेसन इस बुक में से पढ़ चुके हैं। पहला जो हमारा पाठ था वो था जनसंचार माध्यम, जिसमें सबसे पहले तो हमने ये जाना कि संचार किसे कहते हैं, यानी अपनी विचारों, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना संचार कहलाता है। और संचार कितनी तरह का होता है ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा था। व्यक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, लिखित, मौखिक, कई तरह से हम संचार करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जनसंचार किसे कहते हैं। जनसंचार यानी जब हम जनता के एक विशाल वर्ग के साथ किन्हीं यांत्रिक माध्यमों के सहारे अपनी बात को पहुंचाते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के अलग अलग माध्यम, जैसे प्रिंट मीडिया जिसमें अखबार, पत्र पत्रिकाएं, इश्तिहार हो गए। उसके बाद फिर रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब कुछ जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत आता है। पत्रकारिता के विविध आयाम में हमने पत्रकारों के बारे में पढ़ा। 3 तरह के पत्रकार होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। और विभिन्न तरह की पत्रकारिता के बारे में भी हमने पढ़ा, जिसमें खोज परख है, एडवोकेसी है, वॉचडॉग है, पक्षधर पत्रकारिता है। इस तरह से अलग अलग पत्रकारिताओं के बारे में पढ़ा। अगर हम लोग क्लास 12th के बाद हम चाहते हैं कि हम कम्युनिकेशन का कोर्स करें या मीडिया की लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बहुत आधारभूत चीज़ें हैं जो इस किताब के माध्यम से, इन पाठों के माध्यम से हमें बताई गई हैं। हमें विभिन्न माध्यमों के लिए लिखना कैसे है। प्रश्न ये आता है कि अगर हम मीडिया से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी जाते हैं, तो हर खबर को लिखने का अपना एक ढंग, अपना एक तरीका होता है। क्योंकि जिस तरह से हम अखबार में चीज़ों को आराम से पढ़ लेते हैं, वो सुविधा हमें टीवी में उपलब्ध नहीं होती। टीवी में हमें दृश्य भी दिखते हैं, साथ में हमें खबर भी सुनाई जाती है। रेडियो में हमें दृश्य नहीं दिखाए जाते, रेडियो में हम चीज़ों को पढ़ नहीं सकते। तो हर एक माध्यम की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं और अपनी अपनी उनकी कुछ सीमाएं भी हैं। और हम उन माध्यमों के लिए, यदि हमको अखबार के लिए कोई समाचार या कोई लेख लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और उसी विषय पर अगर हमको टीवी के लिए लिखना है तो उसमें क्या अंतर आएगा, रेडियो के लिए किस तरह की लेखन शैली होनी चाहिए, और या फिर इंटरनेट पर किस तरह से हमें खबरों को छापना या खबरों को प्रकाशित करना चाहिए, ये चीज़ें आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग पहले माध्यमों के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। शुरुआत में विभिन्न जनसंचार माध्यमों के बारे में बताया गया है, क्योंकि लेखन अपने आप में एक कला होती है और अब अलग अलग माध्यमों के लिए लिखना अपने आप में ही एक कला है। अलग अलग माध्यमों के लिए लिखते समय हम पाठकों और श्रोताओं की रुचियों का भी हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हर तरह के पाठक होते हैं, हर तरह के श्रोता होते हैं। कैसा श्रोता क्या सुनना चाहता है या किस तरह का पढ़ना चाहता है, हमें उसकी रुचियों के अनुरूप भी अखबार में या अपने समाचार एजेंसी के जिस भी हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। अब देखिए, यहाँ शुरुआत में ही पाठ के लेखक ये कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कभी कभी हम अखबार पढ़ते हैं। जब हमारी सुबह होती है तो हमारी सुबह अखबार के साथ होती है, हम अखबार में खबरों को पढ़ते हैं। फिर हम जब अपने काम पर जाते हैं तो हम रास्ते में गाड़ी में एफएम सुनते हैं, वहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ हमें अलग अलग क्षेत्रों की मिलती रहती हैं। उसके बाद फिर हम टेलीविज़न भी देखते हैं और हम इंटरनेट का इस्तेमाल रोज़मर्रा के जीवन में कर रहे हैं। तो हर एक माध्यम अलग होता है और हर एक माध्यम में अलग अलग ढंग से हमें खबरों को सुनाया जाता है, बताया जाता है, या हम खुद उसको पढ़ते हैं। हर एक माध्यम की अपनी एक भाषा शैली होती है। तो यहाँ पर हम अलग अलग माध्यमों की भाषा शैलियों के बारे में बात करते हैं। हाँ, हर खबर को प्रस्तुत करने की हर एक माध्यम की अपनी एक खूबी है और उसकी अपनी एक खामी भी है। अब देखिए, अलग अलग माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ। अब अगर लेखक कहते हैं कि अब अगर हम ये बात करें कि हमारे पास बहुत सारे माध्यम मौजूद हैं किसी भी खबर को जानने के, तो हमारा सबसे पसंदीदा माध्यम कौन सा है।
तो कोई कहेगा कि मुझे अखबार पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई कहेगा नहीं मैं तो रेडियो पर ही समाचार सुन लेता हूँ, अखबार लेकर बैठना पड़ता है लेकिन मैं काम करते करते ही समाचार सुन लेता हूँ। कोई ये कहेगा कि मुझे टीवी पर खबरें देखना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें साथ साथ में दृश्य भी दिखाए जाते हैं, प्रत्यक्षदर्शियों के कथन होते हैं। और इसी तरह से कोई कहेगा कि मुझे तो इंटरनेट पर खबरें देखने की आदत है क्योंकि वहाँ पर हर पल में हमारे पास नोटिफिकेशन आती रहती है, हमें सूचना मिलती रहती है, पल पल घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट पत्रकारिता के माध्यम से मिलती रहती है। लेकिन एक विचार करने का विषय ये है कि सब देखिए, कोई भी जितने भी हम माध्यमों की बात कर रहे हैं, हर माध्यम की अपनी अपनी एक खूबी होती है। इसीलिए चाहे कितनी भी नई चीज़ें आती चली जाएं, लेकिन वो माध्यम अपनी उपयोगिता और अपनी उपयुक्तता के अनुसार सब लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि ये माध्यम सर्वश्रेष्ठ है और ये माध्यम बुरा है। यानी कि जब हम सारे ही माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं, हम अखबार भी पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं भी पढ़ रहे हैं, हम रेडियो भी सुन रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, इंटरनेट पत्रकारिता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन सभी माध्यमों में अपनी अपनी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये आज तक हमारे साथ बनी हुई हैं। तो हम किसी भी माध्यम को अच्छा या किसी भी माध्यम को बुरा नहीं कह सकते। फिर उसके बाद अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट माध्यम की। प्रिंट माध्यम में क्या आते हैं? प्रिंट माध्यम में आते हैं हमारे अखबार, हमारी पुस्तकें, हमारी पत्रिकाएं और इश्तिहार। देखिए बच्चों, इसमें आप जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका क्वेश्चन भी 1 नंबर का पूछा जाता है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि छपाई के आविष्कार। ये देखिए दूसरी पंक्ति, हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए कि छापे खाने के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो इसका उत्तर होगा जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। यानी प्रेस के आविष्कार की बात हो रही है। उसके बाद भारत में पहला छापा खाना कब और कहाँ खुला? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अंडरलाइन कीजिए। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला। उसके बाद ये प्रिंट माध्यमों की शुरुआती जानकारी दी गई है कि अखबार किस तरह से छपते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये उसकी खूबियों की बात अगर हम करें प्रिंट माध्यम की, तो हमारे दैनिक जीवन में इस प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम की क्या महत्व है, इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इसकी जो खूबी है, सबसे बड़ी जो इसकी बात होती है, वो होता है इसका स्थायित्व। यानी ये स्थायी रहते हैं। अगर एक बार कोई चीज़ अखबार में छप जाती है तो उसको हम स्थायी तौर पर अपने पास रख सकते हैं, उसको आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, या जितनी बार भी हमारी इच्छा करे उतनी बार हम उस खबर को या उस लेख को पढ़ सकते हैं। और एक जो ख़ास बात ये होती है, देखिए बच्चों, हमारे घर में जब अखबार आता है तो हर कोई अपनी अपनी रुचि के अनुसार चीज़ों को पढ़ता है। यानी किसी को उसमें सिर्फ समाचार पढ़ने अच्छे लगते हैं, कोई उसमें मौसम की खबरों को पढ़ना पसंद करता है, बच्चे उसमें कार्टून जो छपा होता है कार्टून कोना उसको देखना पसंद करते हैं, या चुटकुले पढ़ना पसंद करते हैं। और घर के अंदर जो औरतें होती हैं वो उसके अंदर अखबारों में या तो सप्ताह में 1 बार या 2 बार खाने की अलग अलग रेसिपी आती हैं, व्यंजन बनाने के विविध तरीके, उसको देखती हैं। घर के जो बड़े बूढ़े हमारे दादा दादी या हमारे नाना नानी जो रहते हैं, वो अध्यात्म से जुड़े हुए लेखों को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसको अगर हमें जैसे कोई भी एक विशेष लेख पसंद है, मान लीजिए हम अर्थव्यवस्था पर कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो हम सीधा उसी पृष्ठ को निकालेंगे और उस खबर को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। जैसे समाचार अगर टीवी पर आ रहा है तो हमें वेट करनी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि जो खबर मैं सुनना चाहता हूँ वो कुछ देर में आएगी। यही चीज़ रेडियो पर है, लेकिन अखबार में ऐसा नहीं होता। हम अपने हिसाब से अपनी खबरों को पढ़ सकते हैं। और दूसरा कि इस चीज़ को हम संभाल कर भी रख सकते हैं, क्योंकि जो एक बार छप गया है अखबार के अंदर या
किताब के अंदर, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो हम इसको अपनी याद के तौर पर, संदर्भ के तौर पर या सबूत के तौर पर इसको सुरक्षित करके हम अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और रख सकते हैं। एक अखबार की जो ख़ास बात ये है वो ये कि ये लिखित भाषा का विस्तार होता है, यानी इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं होती हैं, क्योंकि बोलने में तो हम कैसे भी बोल सकते हैं शब्दों को, लेकिन जब लिखने की बात होती है तो हमें बड़े अनुशासन के साथ अपनी भाषा का इस्तेमाल करना होता है। जब हम लिखते हैं भाषा को, तो उसमें व्याकरण, वर्तनी और शब्दों का बिल्कुल पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। तो अगर हमको कोई भाषा सीखनी है या किसी भाषा की शुद्धता के बारे में हमें जानना है, तो हमें उस भाषा के अखबार को पढ़ना चाहिए। उस अखबार को पढ़ते पढ़ते हमें उस भाषा की शब्द रचना या उसकी वर्तनी, उसकी व्याकरण का सहज ही ज्ञान हो जाता है, और हम अपनी लेखन शैली को भी काफ़ी हद तक उससे सुधार सकते हैं। उसके बाद एक ख़ास बात ये है कि जब हम अखबारों के लिए लिखते हैं तो हम प्रचलित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। प्रचलित भाषा यानी सीधे और सरल शब्दों में अखबारों को लिखा जाता है, ज़्यादा उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि अखबार पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी का कोई वाइस चांसलर भी हो सकता है और एक साधारण किसान भी हो सकता है, कोई मज़दूर भी हो सकता है। तो हमें उसी तरह से यानी हर तरह के पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही अखबारों के अंदर लिखा जाता है। अच्छा, एक प्रिंट मीडिया की एक अच्छी ख़ास बात ये होती है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम होता है, यानी इसके अंदर बहुत गंभीर बातें लिखी जाती हैं, बहुत गूढ़ बातें लिखी जाती हैं, और इन गूढ़ बातों को बहुत ध्यान के साथ, हम आराम के साथ बैठकर इन पर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से जो बातें, जो चीज़ें लिखी जाती हैं, हम उसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। हमारे अंदर सोचने समझने की योग्यता विकसित होती है। फिर उसके बाद इसकी खामियों की या इसकी सीमाओं की बात की गई है, और सबसे बड़ी जो हमारी प्रिंट मीडिया की खामी है वो ये कि इसके लिए पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति के लिए तो ये मात्र रद्दी का ढेर है, वो इसमें से कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकता। तो यानी जिसको शैक्षिक ज्ञान है वही केवल अखबार को पढ़ सकता है। जैसे हम रेडियो की अगर बात करें या टेलीविज़न की बात करें, तो उसको तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देखकर समझ लेता है, अनपढ़ व्यक्ति भी देखकर समझ लेता है, पर अखबार या मुद्रित माध्यमों के साथ ये चीज़ नहीं होती है। और इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी खामी की बात करें, तो ये कि ये 24 घंटे में एक बार प्रकाशित होते हैं। कुछ कुछ तो साप्ताहिक पत्रिकाएं होती हैं, कुछ पत्रिकाएं 15 दिन में प्रकाशित होती हैं, कुछ महीने में एक बार प्रकाशित होती हैं, और अगर अखबार की बात करें तो ये एक दिन में एक बार प्रकाशित होते हैं। तो ये आजकल का जो समय है वो उस समय में लोगों के अंदर इतना धैर्य नहीं होता, और इसके अलावा इंटरनेट पर इतनी तेज़ी से हमें पल पल की खबरें मिलती रहती हैं, या रेडियो पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हमें तत्काल जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो हमें पता चल जाती हैं, जबकि अखबार पर जो आश्रित लोग रहते हैं उनको वही बातें और वही चीज़ें काफ़ी देर से पता चलती हैं। फिर अगर हम इसकी बात करें अखबार की, तो इसके अंदर एक डेडलाइन होती है, यानी एक निश्चित समय सीमा होती है। हमें अखबार में अपनी कोई खबर छपवानी है तो एक हर अखबार की अपनी एक निश्चित समय सीमा होती है। उससे पहले पहले उस खबर को हमें वहाँ तक पहुँचाना होता है। मान लीजिए वो घटना उसके कुछ समय पश्चात घटित होती है, या हम उस घटना को कुछ देर बाद लेकर जाते हैं, तो फिर वो प्रकाशित नहीं हो सकती। तो इसमें समय सीमा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से जो मुद्रित माध्यम होते हैं उसमें स्पेस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे फ़ीचर लिखने के लिए मान लीजिए कि किसी ने हमें 350 शब्दों का ही फ़ीचर लिखना है, तो उसमें सिर्फ हम 350 शब्द ही लिख सकते हैं। तो हमें चाहे हमारे पास कितने ही मौलिक विचार हों, चाहे हमारे पास कितने ही बेहतरीन आइडिया हों, लेकिन हमें उसको अपने 350 शब्द सीमा के अंदर ही अपने सारे विचारों को उसमें समेटना होता है, क्योंकि अखबार के अंदर असीमित जगह नहीं होती। उनको बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है, इसलिए वो महत्व के आधार पर और कितनी जगह उपलब्ध होगी इस आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि किस समाचार को या किस लेख को कितनी जगह दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अखबार के अंदर या मुद्रित माध्यमों के अंदर लिखते वक्त
गलतियों और अशुद्धियों को भी दूर किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। इस विषय पर बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमने वो चीज़ छापने के लिए दे दी और वो छप गई और उसमें अशुद्धियाँ हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत पाठक वर्ग ऐसा होता है कि जो अखबारों से देखकर ही अपनी लेखन शैली को सुधारता है। एक तो उन पर बुरा असर पड़ता है, दूसरा कि हमारी जो मुद्रित माध्यम है, यानी कोई भी न्यूज़ एजेंसी है या कोई भी पत्रिका है, उसकी ये खुद उसकी साख पर ये बहुत बड़ा धब्बा लगता है, उसकी प्रतिष्ठा पर धब्बा लग जाता है कि ये जो खबर छापी गई है या जो लेख छापा गया है, उसके लिए पूरा प्रकाशन जो टीम होती है वो पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। और अगर उसको नहीं अशुद्धियों को शुद्ध करके प्रकाशित किया जाता तो इससे मुद्रित माध्यम की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो जाती है। फिर ये देखिए, ये एक पॉइंट्स में इनको बताया गया है कि अगर हम मुद्रित माध्यमों के लिए लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखा जाना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। यानी जब भी हम लिखने की बात करते हैं, हम लिखकर किसी चीज़ को पहुंचा रहे हैं अपने पाठकों के पास, तो हमें उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसकी वर्तनी, उसकी शब्द विन्यास और व्याकरण, सब कुछ का हमें ध्यान रखकर अपनी बात को लिखना होता है। नंबर 2, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है। मान लीजिए हमें कोई अपनी खबर है, हमें 150 शब्द में ही उसको छापना है, उसका मतलब 150 का मतलब 150 ही है। फिर हम उसमें 200 शब्द करके यदि देते हैं तो फिर उसमें काट छांट होती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी है। कि किसी ने आपको खबर ला के दे दी तो पूरी एक संपादक मंडल होता है, पूरी एक टीम होती है जो उन अशुद्धियों को शुद्ध करती है और उसको छापने का काम करती है। नंबर 4, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है। यानी जब हम किसी बात को लिखते हैं तो पाठक उसमें बोर नहीं हो, उसकी उस विषय में रुचि बनी रहे, इसके लिए हमें तारतम्यता यानी कंटिन्यूटी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बात जो है वो एक फ्लो में जानी चाहिए, एक प्रवाह में हमारी भाषा और हमारा विषय जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इधर उधर भटक जाएं अपने विषय से और पाठक की रुचि उसमें धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। फिर आगे हम बात करते हैं रेडियो की। अब रेडियो क्या है? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ हमारे आवाज़ पर ही निर्भर करता है, सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों। रेडियो क्या है? ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। क्योंकि यहाँ पर जो श्रोता लोग हैं, क्योंकि एक श्रव्य माध्यम है, तो जो श्रोता लोग हैं वो पूरे के पूरे आवाज़ पर निर्भर होते हैं कि वहाँ से जो व्यक्ति बोल रहा है, जो एंकर बोल रहा है, वो किस तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उसी से ही उनको अपनी पूरी बात समझनी होती है। अखबार के पाठकों की तरह उनको ये सुविधा नहीं है कि वो कहीं से भी अपनी मनपसंद खबर को पढ़ ले। अब यहाँ पर क्या है, रेडियो में हमें रेडियो के बुलेटिन का ध्यान रखना पड़ता है कि खबर कितने बजे शुरू होगी या कितने बजे, उसका टाइम हमें पता होना चाहिए। जैसे सुबह एक बार 8 बजे आएगी, एक बार शाम को 8 बजे आएगी, तो जो रेडियो का श्रोता है उसको उस समय पर अपने रेडियो को ऑन करना होता है। अखबार की तरह इसमें ये सुविधा नहीं है कि आपका जब मन किया तब आप उसको लेकर बैठ गए और पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक तो समय का हमें ध्यान रखा जाना चाहिए, और दूसरी बात कि यहाँ पर भी फिर वही बात आती है कि भाषा शैली जो है वो सहज और सरल होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रेडियो का जो श्रोता है वो अपने साथ में कोई डिक्शनरी लेकर बैठेगा, कोई शब्दकोश लेकर बैठेगा। क्योंकि उसको तो जो बात आपकी समझ में आएगी तभी वो ध्यान से सुनता रहेगा। जब आपकी भाषा क्लिष्ट हो जाएगी, जब आपकी भाषा मुश्किल हो जाएगी, तब वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा, क्योंकि उसकी रुचि ख़त्म हो जाएगी। और रेडियो माध्यम सुनने वाले जो ज़्यादातर श्रोता होते हैं वो ऐसे श्रोता होते हैं जो ना तो अखबार पढ़ सकते हैं, ना जिनके घर में टीवी होता है। तो ये वो श्रोता हैं जिनको आसानी से सरल शब्दों में बात को समझाया जाना चाहिए, ताकि वो जो हमारा समाचार देने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और यहाँ पर
उनको ये भी सुविधा नहीं होती है कि वो कहीं इधर उधर आ जा चले जाएं, क्योंकि वहाँ उन्हें बैठकर ही आराम से रेडियो को सुनना होता है। और यहाँ किसी तरह से रेडियो के अंदर किसी तरह के वाक्यांश या इस तरह के मुहावरों लोकोक्तियों के प्रयोग करने से बचना चाहिए जो साधारण आदमी की समझ में नहीं आता हो। और ना ही रेडियो में पीछे लौटकर आने की कोई सुविधा होती है। यानी एक बार मान लीजिए कि आप अपने शिक्षा से संबंधित कोई खबर जानना चाहते हैं, कोई खबर सुनना चाहते हैं, और जैसे ही वो खबर आई, आपको कुछ काम हुआ, आप कुछ देर के लिए बाहर चले गए, जब वापस आएंगे तो ऐसा नहीं कि अब आप वो खबर दोबारा सुन पाएंगे, क्योंकि वो खबर अब निकल चुकी है। अब आपको अगले बुलेटिन का इंतज़ार करना होगा और आप उस अगले बुलेटिन में फिर अपनी खबर को सुन पाएंगे। ये रेडियो मूल रूप से एक रेखीय माध्यम होता है, यानी इसमें ना तो कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, ना कोई दृश्य है, ना कोई तस्वीरें हैं। इसमें तो केवल और केवल आवाज़ ही है, और इस आवाज़ के माध्यम से ही हमें सारी चीज़ों को समझना होता है। अब देखिए रेडियो समाचारों की संरचना कैसे की जाए, यानी रेडियो के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिखा जाना चाहिए। अखबार के लिए लिखने के तरीके हमने जाने। अब रेडियो में भी उल्टा पिरामिड शैली के आधार पर ही खबरें लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली हम लोग क्लास 11th में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, तो यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली के चलते ही सारे घटनाक्रम लिखे जाते हैं और बताए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्या है, इसका तात्पर्य कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। यानी बस दुर्घटना हुई और उसमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई, ये जो क्लाइमैक्स में बाद में आती हैं चीज़ें, ये उल्टा पिरामिड शैली में सबसे ऊपर आ जाती हैं। इसको हम हेडलाइन भी कह देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही 3 भागों में खबरों को विभाजित किया जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। उसके पश्चात अब रेडियो लेखन के लिए हमें किस बात का ध्यान रखना है। नंबर 1 जो है, साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। देखिए रेडियो के अंदर सब कुछ आवाज़ पर निर्भर करता है, यानी जो आवाज़ है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, तभी किसी को हमारी बात समझ में आएगी। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी एंकर खबरों को बता रहा है, खबरों को सुना रहा है, उसके पास जो समाचार पढ़ने के लिए जो उसको कॉपी दी जाती है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो और उसमें टाइप्ड शब्द लिखे हों, किसी तरह की उसमें कोई कटिंग ना की गई हो। क्योंकि यहाँ पर जो समाचार वाचक और वाचिका जो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर कुछ कटिंग की होगी या कुछ अशुद्ध शब्द लिखा होगा तो उनके अटकने का या गलत पढ़ने का खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ इसमें लिखा है कि जो समाचार कॉपी है उसमें ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए, यानी एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में पर्याप्त रूप से जगह छोड़ी जानी चाहिए ताकि वो उसको रुक रुक कर आराम से उन शब्दों को पढ़े। इसी तरह से कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए और एक लाइन में अधिकतम 12 या 13 शब्द ही होने चाहिए और पंक्ति के अंत में कोई ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए जिसको विभाजित करके लिखा गया हो। यदि कोई ऐसा शब्द आ जाता है पंक्ति के अंत में या पृष्ठ के अंत में, तो उस जगह को खाली छोड़ के अगली पंक्ति में या अगले पृष्ठ में वो शब्द पूरा ही लिखा जाना चाहिए ताकि उसको आराम से पढ़ा जा सके। इसी तरह से कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंक अगर लिखे हुए हैं तो उस अंक को अंकों में ना लिखकर शब्दों में लिखा जाना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है, जो वाचक वाचिका है, वो आराम से उसको पढ़ सके। यदि उसको अंकों में ही लिख दिया जाएगा तो वो पहले गणना करेगा, गणना करने में उसको समय लगेगा और हो सकता है कि जल्दीबाजी में वो कुछ गलत गिनती कर जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी तरह से जो एब्रीविएशंस हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग, यानी रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुंथी होती है।
यानी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए और संदर्भों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। मान लीजिए कि हम कोई खबर बता रहे हैं दर्शकों को और उससे पहले हम किसी खबर का कोई एक पार्ट बता रहे हैं, उससे पहले वो जो खबर है या वो जो घटना है वो काफ़ी पिछले कई दिनों से ही चली आ रही है। तो जब हम उस खबर के बारे में कुछ आगे बता रहे हैं तो बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी इन्हीं दिनों में रेडियो सुनना शुरू किया हो और उस खबर के बारे में उनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हो। तो हमें पहले उसका थोड़ा सा संदर्भ बता देना चाहिए ताकि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको समझ में आ जाए यहाँ पर किस घटना के विषय में बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ पर लिखा है कि समाचारों में जैसे आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैठक कल होगी, कल हुई बैठक का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इनमें भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने या इस बुधवार, अगले बुधवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम इस तरह के शब्द बोलते हैं तो किसी को भी पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है कि यहाँ पर किस दिन की बात की जा रही है, किस हफ्ते की बात की जा रही है, या तो हम आज की ही बात करें वो ज़्यादा स्पष्ट होगा, या हम बीते हुए कल या आने वाले कल की बात कर रहे हैं तो उसको भी स्पष्ट रूप में बताया जाना चाहिए। और अगर हम पिछले महीने, पिछले साल या पिछले किन्हीं तारीखों की बात कर रहे हैं तो उसको तारीख और वर्ष के साथ बताया जाना चाहिए। इसी तरह से जो संक्षिप्ताक्षर हैं उनका प्रयोग भी काफ़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। जैसे हम यूनिसेफ के बारे में जानते हैं, सार्क को जानते हैं, CBI जैसे अक्षरों को जानते हैं, CID को जानते हैं, ICICI बैंक को जानते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम सीधा ही हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो श्रोता हैं वो उसको आराम से समझ सकें। तो बच्चों आज के लिए हमने प्रिंट मीडिया और रेडियो माध्यमों में किस तरह से लिखा जाना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, इस विषय पर चर्चा कर ली है। और मूल रूप से अगर हम देखें तो मुख्य बातें जो सामने निकल कर आ रही हैं वो यही है कि सीधी और सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो माध्यम है ये हर तरह का पाठक वर्ग पढ़ता है तो सबको हमारी बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा, हमारी बातों के अंदर प्रवाह होना चाहिए, हम जिस भी विषय पर बोल रहे हैं उसी विषय पर बोलें ताकि हमारे पाठक या श्रोता की रुचि बनी रहे। तीसरा, कि हमें भाषा की शुद्धता और उसके उच्चारण की शुद्धता का भी ध्यान साथ साथ में रखा जाना चाहिए। अगर हम प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं तो भाषा, व्याकरण, वर्तनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम रेडियो के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए लिख रहे हैं, तो उच्चारण की शुद्धता और भाषा की शुद्धता पर बल दिया जाना चाहिए। तो हमने इन बातों के बारे में पढ़ा। अब कल हम टेलीविज़न और इंटरनेट पत्रकारिता और बाकी जो हमारे माध्यम रह गए हैं उनके लिए किस तरह से लिखा जाना चाहिए उसके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।